मेरे प्यारे बच्चे, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 फॉलो के लिए। आज मैं आप लोगों को 2024 जो एग्जाम होने वाले हैं उसके मैं हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। सेम आप लोगों का ये पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और पेपर ही नहीं, बिल्कुल साथ ही साथ मैं इसका सोल्यूशन भी लिख कर लेकर आया हूँ। मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, और पूरा फुल डिटेल में मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कोड देखो, 801 डीके है। 801 डीके कोड है। जब आपके एग्जाम में आएगा तो मिला लेना इस प्रश्न पत्र को। और ये आप लोगों का जो पेपर मेरे प्यारे बच्चों है, वो पूर्णांक 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। और साथ ही साथ समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय देगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। मैं पूरा हल करके बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 6 सेट आपको देने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट के 6 पेपर आपको देने वाला हूँ। 6 कोड का पेपर देने वाला हूँ। उससे एक भी कोड के बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। बस आप 6 कोड के पेपर आप तैयार कर लो, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। मैंने सभी वीडियो बना बना के रखी है पूरा सेट का। आप बस जाके उस कोड वाइज पूरा देख लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में बताया गया है, ये पहला पॉइंट, कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ओएमआर शीट पे देना है खंड अ वाले प्रश्नों का उत्तर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इतना तो जानते ही है आप लोग। चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। पांचवा है कि प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा का समय दिया जाएगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, और खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया गया है। आप चाहो तो 5 मिनट में एक करके पूरा का पूरा समय आप खंड ब में दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है कि हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया कि वो प्रश्न कितने अंक के लिए है। पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। पेपर आप लोगों का स्टार्ट हुआ यहाँ से। सबसे पहले आप लोगों के आएंगे खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रश्न पहला है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। देखो पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, देखो इस पेपर में भी पूछा है। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये 20 ऑब्जेक्टिव आप रट लेना, मतलब पूरा पेपर पहले 20 ऑब्जेक्टिव रट लो, इसके बाद पूरा जो 50 नंबर के रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको याद कर लेना। दूसरा है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक भी आपके जयशंकर प्रसाद जी, इनका भी पहला वाला ऑप्शन ही आप लोगों का सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, तीसरा देखिए, शुक्ल युग की काल अवधि है। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चौथा प्रश्न देखो, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो कौन उपन्यासकार हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रश्न हमने बता दिया। आगे हम बात करते हैं पांचवा प्रश्न। देखो पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न यह है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, ललित ललाम के रचयिता हैं। तो ललित ललाम के रचयिता मोतीराम जी हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की समय अवधि 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान अब तक जो चल रही है वह आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल युग के कवि हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 9 प्रश्न देखिए, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास काव्य धारा के कवि हैं रीतिबुद्ध कवि हैं, ठीक है। रीतिबद्ध होता है, बुद्ध नहीं, रीतिबद्ध होता है। इसके बाद 10वां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। 11वां प्रश्न है कि हंसी हंसी भौजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, निम्नलिखित में रस है। इस पंक्ति जो आपको दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा रस है।
तो हास्य रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार है, इसलिए ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्ति के देखो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। दूसरे मतलब इस वाला में और चौथे में फिर लास्ट वाला में कह रहा है कि इस चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो 13 मात्राएं गिन लेना आप लोग, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, कह रहा है कि वाक्य में वाक्य भेद कीजिए, इसमें वाक्य भेद करना है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, मतलब कैसा वाक्य है ये, तो यह सरल वाक्य है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां है वह खड़ा नहीं हो सकता, वह खड़ा नहीं हो सकता वाक्य में भाववाचक रूप में होगा। इसमें बताना है कि अगर वह खड़ा नहीं हो सकता, इसको अगर हम लोग भाववाचक रूप में बोले तो वो कैसा बोल पाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन देखो, तो उसमें हम बोल पाएंगे कि ऑप्शन बी उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। भाव प्रकट इसी तरह करेंगे ना यार, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, बिल्कुल दर्द भरी कहानी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो 16वां, यह बालक बहुत मेधावी है, यह बालक बहुत मेधावी है, यह आपका सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेषक है बालक, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 17वां प्रश्न, देखो क्या है 17वां है अनुचर शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो आगे जुड़ा होता, अनु धनचर, तो अनु जुड़ा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अनु। इसके बाद 18वां देखो गंगा यमुना का समास विग्रह, अगर हम गंगा यमुना का समास विग्रह करें तो क्या होगा गंगा और यमुना। देखो जब भी योजक चिन्ह आ जाना, तो योजक चिन्ह जब भी आ जाए तो उसके बदले में और लगता है, क्या लगता है और लगता है, इतना याद रखना, ठीक है, गंगा और यमुना। इस बार 19वां देखो सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, तो सुहाग शब्द का अगर हम तत्सम देखें तो सौभाग्य होगा, सुहाग का क्या होता है सौभाग्य होता है। तो 19वां प्रश्न भी हमने क्लियर कर रखा। इसके बाद आगे देखो 20वां प्रश्न क्या है, तद जो कि पुल्लिंग है, तद शब्द की अगर हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप देखें तो कौन सा होगा, तो तस्सय हो, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैंने बहुत कम समय लिया आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव बता दिया, कुछ लोग होते हैं तो इसी 20 ऑब्जेक्टिव बनाने में 15 मिनट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जो एग्जैक्ट आंसर बताते चलिए। इसके बाद है यहाँ पे खंड ब, खंड ब 50 नंबर का आता है, वर्णनात्मक प्रश्न इसमें रहता है, ठीक है। और 21वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो क वाला दिया है इसमें, अगर ये क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन हम तो सभी का सोल्यूशन बताएंगे। तो क वाला देखो, आज हम इसी निर्बल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी अभी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में बिल्कुल। तो 21 का हम लोग अ वाला देखेंगे संदर्भ, तो देखो 21 का अ हमने क्या लिखा है संदर्भ, संदर्भ में लिखा है हेडिंग डालकर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से अवतरित है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से यह गद्यांश लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्लियर है आप लोगों को इतना। चलिए तो अ वाला तो प्रश्न आप जान गए, ब वाला देखो इसी में क्या है, अ वाला भी 2 नंबर का है, ब वाला भी 2 नंबर का है, और स वाला भी 2 नंबर का, तभी 6 नंबर मिलेगा। तो ब वाला देखो क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब कि यहाँ तक आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, इसका हमें व्याख्या बताना है, ठीक है। तो चलो देखो इसका हम लोग लिखेंगे, नोट करो बढ़िया से।
देखो ब वाला हेडिंग में डाला है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे हम लोग कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। और इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। यह उसका क्या है, भाव स्पष्ट हमने किया है, व्याख्या हमने बताया रेखांकित अंश का, नोट कर लो आप। इसके बाद देखो तीसरा है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो देखो हम लोग लिखेंगे स वाला कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है, क्योंकि जल नहीं रहता तो हम लोगों का जीवन नहीं रहता, आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है, जल ही जीवन है। इसके बाद देखो अथवा वाला भी उत्तर में लिख के लेकर आया हूँ, पहले अथवा वाला प्रश्न तो पढ़ लें। तो अथवा वाला दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। अथवा वाला देखो ख वाला दिया है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। ठीक है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का इसके नीचे देखो तीन प्रश्न है, ये भी दो दो नंबर के, 2 नंबर का यह है, 2 नंबर का यह है, और 2 नंबर का यह है। अब देखो पहला है अ वाला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो चलो हम लोग संदर्भ देखते हैं। तो चलो पहले अथवा डालो और फिर अ वाला संदर्भ लिखो कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता चैप्टर से, देखो अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अजंता चैप्टर से लिया गया है, और उसके जो लेखक हैं वह हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। ये हो गया संदर्भ आपका। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब इसका हमें व्याख्या करना है, तो व्याख्या हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो हेडिंग आप डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों, जो गुफा की भीतर दीवारी है, छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। चिकना बनाने के बाद उस चिकनी भूपृष्ठि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, मतलब अलग अलग चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्र की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, बस इतना ही है व्याख्या में, बस इतना नोट कर लो, जहां तक अंडरलाइन किया गया तो उसका व्याख्या बस इतना ही। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा है इसमें, इधर प्रश्न है, यह था कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे इधर, सवाल आराम से नोट करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ठीक है, यह सवाल उत्तर है, इसको नोट कर लो। अब मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, दोनों हमने बता दिया, दोनों में से कोई एक ही करना था लेकिन मैंने दोनों बता दिया। 22वां देखो प्रश्न क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। अभी हम लोग गद्यांश देख रहे थे, अब पद्यांश है क्या, और ये भी उतना ही नंबर के होते हैं, 6-6 नंबर के। ठीक है, देखो क्या है क वाला, इसमें भी अथवा करके देता है, दो में से कोई एक करना होता है, लेकिन हम लोग शुरू से देखेंगे। क वाला है निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौ देह, बूझती सांच न हासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पोवैगो पुनि कियो आप नोचो, जौरे करेगो गांसी,
सुनत मौन है रग्यो, बाबरो सुन सबे मति नासी। अब ये आपका पद्यांश है। अब पद्यांश के नीचे प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ सहित ससंदर्भ, मतलब कि संदर्भ भी लिखिए और प्रसंग भी लिखिए। तो ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है तथा काव्यगत संदर्भ की स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत संदर्भ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको भी मालूम है। बस यहाँ तक दे देता कि व्याख्या बताइए और इसका ससंदर्भ बताइए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 22वां प्रश्न है ना, तो देखो यहाँ पे आप 22वां प्रश्न डालोगे और 22वां प्रश्न पहले आप लिखोगे संदर्भ हेडिंग डालकर कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद, देखो पद शीर्षक से क्या है अवतरित। और मैंने बताया ना कि इसमें प्रसंग भी लिखा जाता है। तो देखो प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। अब जाकर हम लोग व्याख्या करेंगे। तो अभी हमने आप लोगों को पद्यांश पढ़ के पूरा सुनाया है, आपने देखा भी। अब इसका हमें पूरा डिटेल में व्याख्या करना पड़ेगा। तो यह है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन, उसकी माता के क्या नाम, उसकी पत्नी दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव की चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक उत्तर देना, ठीक है। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य भोगोगे, मतलब यही पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्भ अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये पूरा डिटेल में हमने इसका व्याख्या किया है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, इसको डाउनलोड कर लो वीडियो। इसके बाद देखो नीचे प्रश्न है दूसरा वाला कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर दूसरा वाला। यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश की निवासी है, और उस निर्गुण के पिता कौन है, उनकी माता का नाम क्या है, उसकी भार्य और दासियां कौन कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। यही ना प्रश्न पूछी हैं। चलिए अब अथवा देखो, अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके और एक दिया था, तो अथवा वाला इधर है। अगर ये नहीं कर पाते हो पद्यांश तो अथवा करके एक और पद्यांश दिया हुआ है, ये ख वाला, इसको कर लेना। ये क्या है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है। अब मेरे प्यारों से इसके नीचे प्रश्न वही दिए हैं। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और उसकी व्याख्या भी आपको करना है तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्य संदर्भ तो नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला उत्तर देखेंगे, ठीक है। चलो नोट करो। तो पहले तो हम लोग इसका संदर्भ ही तो लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश, देखो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह किससे ली गई है, तो स्वप्न से ली गई है। ये हम लोग संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग हेडिंग डाल के लिखो, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। अब व्याख्या अभी हमने डिटेल में पढ़ के आपको सुनाया है, अब उसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिल्कुल उसी का हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है।
फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां वह भयंकर ठंडे से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंडा से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण निछावर कर देता है। यह उसका क्या रहा, व्याख्या रहा। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा वाला। तो उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। ठीक है, चलिए अब आएंगे यहाँ पे 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये 5 नंबर का, इसमें भी 2 है। अगर एक नहीं कर पाओगे तो देखो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है। तो पहले क वाला देखते हैं। क वाला तुम यहाँ से यहाँ पढ़ लो, इसको नोट कर लो, पूरा संस्कृत में दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका उत्तर बताता हूँ। 23 का क, देखो 23वां का पहले लिखो उत्तर। 23वां का पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब वाराणसी चैप्टर से यह संस्कृत का गद्यांश लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो लिखेंगे इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अवस्थिति के विषय में अब जाकर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लो, इसको एक बार और नोट कर लो। ठीक है, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसका मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल व्याख्या। ठीक है, मतलब अनुवाद करने वाला हूँ हिंदी में। अब देखो अनुवाद, अब यहाँ पे अनुवाद है, नोट करो। अनुवाद हेडिंग ना लेना, लिखना। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। बस हो गया। अथवा देखो, अथवा करके एक और दिया, अगर ये वाला नहीं कर पाओगे ना तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि आप यह संस्कृत का पद्यांश कर लो, ये वाला ख वाला, अगर वो नहीं कर पाते हो तब। लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ, यहाँ तक है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ध्यान से पढ़ लो। जब इसको ध्यान से पढ़ लोगे तब मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। आप देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इसका उत्तर में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। किस चैप्टर से लिया गया है? भारतीय संस्कृति चैप्टर से यह संस्कृत का गद्यांश लिया गया है। इसके बाद प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग देखो, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। जब अनुवाद करेंगे एक बार पढ़ लेना उसका अनुवाद। देखो अनुवाद क्या है, यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। ठीक है, चलिए यहाँ तो हुआ ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब 24 देखिए, 24 प्रश्न क्या है। 24 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि दिए गए संस्कृत का पद्यांश, अब तक हम लोगों ने गद्यांश देख रहा था, संस्कृत का पद्यांश आ गया। तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया, और ये भी इतना ही नंबर का है, 5 नंबर का है। इसमें भी 2 दिया है कि एक नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक और है। तो ये क वाला, यहाँ तक क वाला पढ़ लो। ठीक है, क वाला इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। इसका हम लोग हिंदी में संदर्भ सहित देखेंगे अनुवाद। तो 24 का क, अब देखो 24 का क, 24 का क में पहले हम लोग क वाला कर रहे हैं। क में पहले हम लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। कौन से चैप्टर से? जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है।
इसके बाद प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग में इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अनुवाद इसका देखते हैं। पहले एक बार देख लो, एक बार इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, इसके बाद देखो क्या है इसमें। वो लिखेंगे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, ठीक है, तिनके से अधिक दुर्बल छीड़ बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाला चिंता है। ठीक है, बस यह हो गया इसका अनुवाद। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद है ख वाला, मतलब ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके ये वाला कर लेना। बंधम मरणो यत्र विभूतिश्च विभूषणम गोपिनम यत्र कौशेयम साकाशी के नियते, ये वाला। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो या इसको डाउनलोड करके नोट कर लो। तो यह है आपका 24 का ख। ठीक है, तो अब देखो ख वाला यहाँ पे इसका उत्तर लिखोगे। ख का उत्तर पहले आप क्या डालोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें, प्रसंग में इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद, अनुवाद इसका है, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ठीक है, यह उसका अनुवाद है। इसके बाद मेरे प्यारों जो 25वां प्रश्न है 25। तो 25 तो खंड काव्य मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा है कि खंड काव्य डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है। ठीक है, जिला वाइज जाता है। आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही याद करके जाना है। ठीक है, तो वही अपना लिख लीजिएगा, 3 नंबर के लिए आता है। बहुत सारे खंड काव्य जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारे खंड काव्य हैं, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का होंगे आप याद कर लेना। ज्योति जवाहर मेवाड़ मुकुट भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर पूजा जैव सुभाष भी है, और यहाँ पे मातृभूमि, इसके बाद कर्ण है, कर्ण के बाद मेरे प्यारे बच्चों कर्मवीर भरत है। ठीक है, बहुत सारे हैं। इधर आपका तुमुल भी दिया हुआ है। तो ये अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लेना, इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताया हूँ। कितना बताऊंगा, सबका थोड़ी बता पाऊंगा। तो अपने आपके बुक्स में क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, आप वहां से नोट कर लेना। इसके बाद 26वां प्रश्न देखो क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें होता है कि 3 नंबर जीवन परिचय मिलता है, 2 नंबर रचना मिलता है, तब जाके 5 नंबर मिलता है। तो ये बताओ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय का भी सोल्यूशन हमको बताना पड़ेगा। जीवन परिचय तो हमको लगता है कि बाई चांस कुछ परसेंट होंगे, 3-4% ऐसे बच्चे होंगे जिनको जीवन परिचय इस समय याद नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, उनको जीवन परिचय ना याद हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताया जीवन परिचय का। इसी तरह कवि का भी जीवन परिचय, कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रचना नहीं भूलना है, रचना में 2 नंबर मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो ये तो आपको 10 नंबर तक फिक्स है। ये तो हर व्यक्ति इसमें 10 नंबर ला देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स रहता है सारी चीजें। जीवन परिचय याद भी रहता है आप लोगों को अच्छे से। इसके बाद 27वां देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, कोई 2 श्लोक लिखना है। मतलब एक ही श्लोक लिखना है, मैं आपको 2 बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 बता देता हूँ। पहला है कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, यह पहला है। दूसरा याद कर लो कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये आपका दूसरा है। सिंपल सिंपल है, इसलिए मैं इसको बताया हूँ कि आप लोग याद कर पाओगे। इसके बाद मेरे प्यारों जो 28वां प्रश्न देखो क्या है। 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। 4 आपको दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक उधर दिया हुआ है। चार में से कोई दो ही करना है। जैसे पहला है वाराणसी नगरीय कुत्र स्थिता अस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे यहाँ पे
कि वाराणसी नगरीय गड्डेगायम कुले स्थिता अस्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यह है यहाँ पे कि चंद्रशेखर क आसित। ठीक है, तो चंद्रशेखर क आसित, तो इसका उत्तर लिखोगे आप लोग यहाँ पे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। चलिए तीसरा देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा है भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे प्यारों से लिखोगे कि विश्वस्य अस्त्रष्ट ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे इधर है चौथा, वीरा केन पूजते। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे यहाँ पे कि वीरा विन पूजते, वीरा वीरेन पूजते। चलिए इसके बाद 29वां देखो, 29वां 7 नंबर के लिए आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। 7 नंबर के लिए सभी निबंध मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जाके आप देख लेना। ठीक है, ट्रिक भी मैंने बताया कि निबंध लिखने का क्या ट्रिक है, सर्च मार लेना कि निबंध लिखने का ट्रिक बाई सम्राट अकेडमी, आ जाएगा आप लोगों को। पहला है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, फिर वृक्षारोपण, फिर विज्ञान के चमत्कार। 4 में से कोई एक ही आपको जीवन पर सॉरी निबंध करना है, और निबंध आपको कितने नंबर दिलाएगा? 7 नंबर दिलाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अब इस बार प्रश्न पत्र भी जुड़ गया आप लोगों का, पत्र लेखन, प्रश्न पत्र कराऊं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन भी आपके कितने नंबर का होता है? 4 नंबर। इसमें भी 2 देता है, एक नहीं कर पाओगे तो एक कर लेना। क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये प्रश्न ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इंपोर्टेंट में, ये वाला करा देता हूँ आप लोगों को कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। कि बिजली समस्या आप लोगों के क्षेत्र में है, तो बिजली विभाग को आप कैसे शिकायत के लिए पत्र लिखोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखो कैसे लिखोगे। इसका उत्तर सबसे पहले आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों सेवा में। क्या लिखोगे? सेवा में। इसके बाद बिजली विभाग, कहाँ पे? मेरठ, जहाँ पे भी एड्रेस होगा। विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब डेली नहीं आ पाती है वो। फिर लिखेंगे मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व बिजली की आपूर्ति कम हो गई। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दें और इसकी जो शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति किया जा सकता है तो शीघ्र कार्यवाही करके उसको आशा में तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद शीघ्र कार्यकारी की आशा में, मतलब जल्द ही आप इसको बात को समझें और जल्द ही इसकी टाइमिंग आप फिक्स कीजिए। हम हैं आपके जैन नगर निवासी। जितने लोग आप सिग्नेचर करना चाहते हो 2 3 4 लोग यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना, जिस डेट को लिखे हो उस डेट को बस। अब देखो इस प्रश्न पत्र जो आप लोगों का वायरल पेपर था, कोड कौन सा है? 801 डीके। मैंने इस प्रश्न पत्र का पूरा फुल डिटेल में सॉल्यूशन आप लोगों को बताया है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को भेज दो, सभी आपके जितना हाई स्कूल वाले बच्चे हैं सबके पास पहुंच पाए और सभी इस वायरल पेपर का हल देख पाए और 70 में 70 नंबर एग्जाम में ला पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।